नहीं आया था एफसीसी के केस में, मतलब वो क्लोज पैक प्लेन से लेना देना है कि मतलब जो एबीसी काइंड ऑफ स्टैकिंग हो जाती है ना एफसीसी में, सीसीपी की तरह ही होती है, तो वो उसकी थर्ड वाली से इंटरफेयर करेगा कंस्ट्रक्टिवली, या फिर मतलब क्या एग्जैक्टली आई थिंक एक है एफसीसी का, थोड़ा सा इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, जैसे बीसीसी का है, बीसीसी यू कैन स्टिल इमेजिन बिकॉज बीसीसी इज इजी टू विजुअलाइज, एक तरीके से बीच में देखेंगे। आइटम है तो वो हाँ, बीच में एटम होता है, तो बट एफसीसी का क्या है ना, थोड़ा सा टिल्ट करके आपको देखना पड़ेगा, इन वन 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 डायरेक्शन में है, स्पेशली जो क्लोज पैक डायरेक्शंस है हम बस यही उसमें पूछ रहे थे, आपको। वन 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 डायरेक्शन में ऐसे ही देखना ना कि एबीसी काइंड ऑफ स्टैकिंग है, तो करेक्ट, जो वापस से रिपीट होएगी उसके साथ फिर वो वो कंस्ट्रक्टिवली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर इंटरफेरेंस करेगा। बन जाएगा उसका। ओके, ओके, ठीक है सर। ठीक है, सो मेनली इट्स ऑल अबाउट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वन 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 प्लेन के अकॉर्डिंगली बनती है, स्पेशली फ्रॉम एबीसी स्टैकिंग। तो जैसे मैं बोला था ना, इफ यू स्टार्ट लुकिंग, जैसे आपने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, आई डोंट रिमेम्बर वेदर इट इज लैब 3 और लैब 4, जिसमें आपने ये जो स्टैक ऑफ एटम्स को एक के ऊपर एक पाइल अप करके देखा था ना, मतलब बोला था कि प्लीज लुक इनटू वेदर यू शुड बी एबल टू सी द लाइट और नॉट। तो अगर वो जब स्टैकिंग अप करेंगे, we know that it's actually a cubic structure, but it's tough to visualize just by the layers of atoms of ABC उसको, because वो प्लेन एकदम अलग है। अगर आप एक एज की तरफ से अगर आप देखेंगे, then you will be visualizing it as like yes I can see now it's a basically an FCC structure करके। The same thing happens with the X-ray diffraction, because X-ray diffraction जब ब्रैग ने what do you see when he started saying that it's no more a diffraction pattern, it's more like a reflection, what he means is like he wants to tilt all the planes in such a way that for every incident angle you will always find a reflected angle, exactly theta जिस इंसिडेंस से आता है उस थीटा से वो रिफ्लेक्ट होता है। so that can be only possible if you change the plane of atoms or the plane of atoms along which this reflection happens. And whenever this reflection happens, if it's a constructive interference, then obviously you will say that this plane is there in the given, or you can observe this peak or plane of these intensities in the XRD pattern. And based on that only, they have given this set of rules, which are extinction rules. Of course, we did not derive that anything formally. We simply asked you to memorize it. But you need to know back of your head. उसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा, because there are only simply 4 rules which you need to remember. ठीक है? सर Yeah. सर जो वो बताइए। वाला क्वेश्चन था कि फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन फ्रॉम 2 to 1 प्लेन विल कोइंसाइड विद थर्ड ऑर्डर रिफ्लेक्शन फ्रॉम विच प्लेन? हाँ, बताइए आंसर क्या है? मतलब वो आप वही तो पूछना है। 100 नहीं, किसी ने सॉल्व किया होगा ना, someone might have solved it. आपका आंसर क्या आया था? 100 प्लेन होगा ना? हाँ, बस 100 प्लेन है वो लास्ट सर टाइम पर का ये तो क्वेश्चन। तो पैरेलल ही नहीं है। फिर से बताइए। 2 to 1 प्लेन और 100 प्लेन तो पैरेलल ही नहीं है। नहीं नहीं, पैरेलल की जरूरत नहीं है इधर क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन व्हाट वी आर आस्किंग इज, इट्स सिंपली, तो ये ब्रैग्स लॉ क्या है, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा, ठीक है। एंड डी यू कैन स्ट्रेट अवे राइट इट एज समथिंग लाइक a डिवाइडेड बाय रूट ओवर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ओके, if I say like n is a first order reflection, then automatically you can consider n is equal to 1. Okay, so in this case what we are saying is that the first order reflection is coinciding with the third order reflection of a plane. So first order reflection 2 to 1 ka hai, that means that n is equal to 1, and your h square plus k square plus l square is typically 9, so root over 9 hai, so it will typically give the value of 3. And what we said is like, now it needs to coincide with the third order reflection of a plane, and you need to identify the value of HKL. So third order reflection कैसे होगा? When n is equal to 3, the only option where these two things will be coinciding will be for exactly the same Bragg angle. Theta है, coincidence मतलब same Bragg angle होना चाहिए. So what it will give is that at the end of the day, you will get the value of HKL as 100, because यहाँ पे √9 है, and √9 is nothing but, if अगर आप बाहर निकालेंगे तो उसको 3 हो जाएगा, and if you take it on the other side, it will be like 3 lambda. Then the only option you have is that root over h square plus k square plus l square should be equal to 1. And the only other option which you have is that 100, है ना? सर तो साइन थीटा सेम होगा दोनों के लिए?
Obviously, because we said that it is coinciding, right? That means that first order reflection is coinciding with the third order reflection. तो rag angle तो same होना चाहिए. Coincidence का मतलब वो है. Okay, sir. Okay. ठीक है? So then family doubt. of planes 100 will be correct. Can you say that again? Family of planes 100 will be हाँ, correct. family like of on planes 30 100 will be correct. That's okay. That's fine. आपने अगर family of planes लिखा तो it's still okay. If you simply write it as 100 also, it's fine. That's not a problem. Because see, Okay, sir. we are not even considering any of the negative values while even solving the XRD pattern. One reason for that one is that all these are cubic systems, एक तो, and we can consider it as like set of planes. The second thing is that there is no need to consider the negative values because anyway the root over h square plus k square plus l square is always positive. So it doesn't matter whether it's a negative plane or a positive plane or positive direction, negative direction, it really doesn't matter. These all set of planes will give the same exact value. सर एक डाउट था बताइए. सर, जैसे आपने स्लाइड्स में कहीं कहीं पे ये पूछा था ना, जैसे क्यूबिक में एंड सेंटर्ड क्यों मिसिंग होती है, बिकॉज हमारे पास एक वो सिंपल टेट्रागोनल बन जाता है, ऐसे ही फेस सेंटर टेट्रागोनल, बॉडी सेंटर टेट्रागोनल बन जाता है. तो Correct. उसमें हमारा रीजन वाज कि हमारे पास एक चॉइस ऑफ यूनिट सेल है जो कि स्मॉलर है इन साइज, Correct. और एक फिर आपने क्वेश्चन पूछा था कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस को हम बॉडी सेंटर टेट्रागोनल क्यों क्यों नहीं नहीं कंसीडर बोलते? करते. तो उसमें Correct. ये तो रीजन नहीं है क्योंकि वो मतलब तो रीजन नहीं है. limit चल रहा है, So तो इसलिए लॉस so ऑफ सिमेट्री होता है रीजन कि exactly. So इसमें आप पत्ते खेलते हो? Like do you play cards? यस सर. हाँ, कार्ड्स में जब भी आप देखते हो तो सबसे बड़ा कौन सा होता है? जैसे मान लो कि अगर तीन कार्ड्स खेलते हो, अगर इक्का होती है ना, मतलब ए इज लाइक द वन विच इज लाइक द सुपीरियर. आफ्टर Yes. तीन इक्का के बाद तीन, उसको क्या बोलते हैं, तीन राजा फिर तीन बेगम, उस टाइप का मतलब सीक्वेंस बनती है. एंड देन यू आल्सो हैव समथिंग लाइक रनिंग फ्लश, फॉर एग्जांपल A2 3 एक बन गया कार्ड, अगर आपने देखते हो तो ये है. सो दीज आर द सेट ऑफ रूल्स व्हिच वी हैव फॉर द same thing for the determination of the crystal structure also. The first law is like basically symmetry. So if you have any kind of higher symmetry का मतलब है any kind of 4 3-fold axis is always higher than 1 4-fold axis. Okay. ठीक है. So 4 3-fold axis is the largest symmetry, मतलब वो cubic फोल्ड ही होएगी बस. हाँ, वो हमेशा 4 3-fold जब तक वो हैंडल करेगी तब तक हम बोलेंगे कि उसको ये है. इट डजंट मैटर वेदर द वॉल्यूम ऑफ द सेल इज लार्ज और स्मॉल. जैसे आप बता रहा था ना, उसमें वॉल्यूम कम है. यू आर एग्जैक्टली राइट, उसमें वॉल्यूम कम है, बट देन द सिमेट्री प्लेस ए मेजर रोल. ठीक है. बट हाँ, whereas जब एंड सेंटर्ड में आप आएंगे, एंड सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो सिमेट्री तो ब्रेक हो चुका है. देयर इज नो मोर 4 3-fold axis, that one is already gone. Then the other option which you have is that now you look for the volume. The other side next possibility है volume की basis में it will go and you will only get like 1 4-fold axis and which will give the BCT. BCT है कि क्या है? Not BCT, I think BC, simple tetragonal बनेगा. मैं एंड सेंटर्ड वाले में, एंड सेंटर्ड वाले में सिंपल टेट्रागोनल बनेगा. हाँ. हाँ, कल का भाई एक क्वेश्चन पूछा था ना, वी आस्क्ड लाइक व्हाट विल बी द फेस सेंटर्ड टेट्रागोनल फॉर एग्जांपल, उसका ब्रेवियस लैटिस क्या है? सो फेस सेंटर्ड टेट्रागोनल का ब्रेवियस लैटिस क्या लिखा था आपने? बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल. एग्जैक्टली, इट शुड बी बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल. एंड देन डिफाइनिंग सिमेट्री 1 4-fold. 1 4-fold axis. परफेक्ट, वो करेक्ट है. एंड इन द सेम टोकन वी आल्सो आस्क्ड लाइक द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स करके भी एक क्वेश्चन पूछा था. 4 इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स किस में होता है करके, जिसमें हम लोग ने फेस सेंटर टेट्रागोनल का भी एक ऑप्शन दिया था. So that is not possible. That one you should not consider. Because face centered tetragonal exist करता ही नहीं है. It will be automatically body centered tetragonal बन जाएगा. And body centered tetragonal का effective number of atoms कितना होगा? 2 होगा. है ना? So that is how you need to apply the logic. Okay. Okay. सर एक डाउट है. हाँ बताइए. सर वो एक क्वेश्चन था कि टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स इन आयोनिक क्रिस्टल्स, उसका क्या आंसर? टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स इन आयोनिक क्रिस्टल बताइए, क्या क्या होना चाहिए आप बताओ. आपने क्या लिखा था वो बताइए, फिर सही है कि गलत है मैं बदल देता हूँ. सर स्कॉटकी और फ्रेंकल तो है ही, बट मुझको लग रहा था कि इम्प्योरिटी भी हो सकता है. नहीं, इम्प्योरिटीज नहीं हो सकता है. सर इम्प्योरिटी
मतलब अगर जैसे कोई AgCl का स्ट्रक्चर है और उसमें हाँ से Ag प्लस और Cl माइनस है और मैं करेक्ट से एक एटम ऑफ Ag प्लस निकाल दूं, उसकी जगह एग्जैक्टली Au प्लस डाल दूं और करेक्ट Au प्लस का रेडियस वगैरह भी सेम है, वैलेंसी भी सेम हाँ है, तो सब कुछ हाँ वैलेंसी भी सेटिस्फाई हो सेम है जाएगा। so if suppose if you are substituting Ag plus let's say with Au plus then that there are no defects to be more precise. So what will happen is that the charge is exactly balanced. Ag plus is being balanced with Au plus. For example, I will give a better example. If let us say that instead of Ag plus you are replacing it with calcium Ca2 plus. तब क्या हुआ? The Ag plus atom which is 1 plus 1 which is being replaced by plus 2, that means that you are having an additional charge of another plus 1. So in order to counterbalance that, you need to create a vacancy or a defect which is having an additional negative charge. तब क्या होगा? One negative charge and one positive charge which is nothing but the Schottky defects which will automatically come into existence. So if suppose आपने substitution किया था, मतलब you are replacing Ag plus with Ca2 plus. Instead of doing that, let's say that you have found something a small atom. Let's say instead of calcium, let's say something smaller than that. Calcium से छोटा शायद barium होगा ना, Ba2 plus. And if you are saying that it is now sitting at the interstitial, then there is a possibility of having the interstitial defects. So that one will give you the Frankel defects. So the only option you have is that Schottky defects and Frankel defects are possible in ionic crystals. सर बट अगर मतलब देखा जाए तो अगर AgCl का मैं क्रिस्टल बोल रही हूँ एंड उसमें कुछ एटम्स आयंस Au प्लस हैं, तो वो भी तो करेक्ट एक तरह का डिफेक्ट ही है कि मतलब नहीं मैं AgCl मांग रही थी बट नहीं मुझे नहीं Au भी वो मिल एक्चुअली गया उसमें। वो डिफेक्ट नहीं मांगेंगे सो डिफेक्ट इज टिपिकली व्हाट वी कॉल इट एज लाइक वेकेंट साइड से तो आपने Ag प्लस को Au प्लस से रिप्लेस कर दिया था दैट मींस दैट यू हैव फिल्ड द वेकेंट साइड यू आर नॉट क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ चार्ज इम्बैलेंस फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कैल्शियम क्लोराइड का इफ सपोज इन CaCl2 you have removed one Ca plus atom and one Cl minus atom then what will happen उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा था कि आर यू फॉर्मिंग सम काइंड ऑफ फ्रैंकेल डिफेक्ट्स फिर क्या था कि आई थिंक आई डोंट रिमेंबर Schottky defects and then there is one option called as charge imbalance so the option is charge imbalance because हर एक Ca2 plus atoms को आपको दो क्लोरीन एटम को निकालना होगा अगर आपने सिर्फ एक ही क्लोरीन एटम निकाल रहे हो दैट मींस दैट यू आर एक्चुअली इम्बैलेंसिंग द क्रिस्टल earlier it is charge neutral but now you are having an additional charge of -1 in that तो डिफेक्ट का मतलब ये है पॉइंट डिफेक्ट का स्पेसिफिक मतलब ये है कि वी आर एक्चुअली लुकिंग एट द समथिंग लाइक वेकेंट साइड से impurities of course impurities you are adding the impurities but you cannot call it as especially for the ionic crystals you cannot call it as like a defect but of course in metals आप बोल सकते हो metals में तो कुछ कुछ चीज बोल सकते हो but not for the ionic crystals until and because metals में तो inherently भी there are certain defects which are there like vacant sites are already available बताइए यस सर बट मतलब वो स्लाइड्स में भी ऐसे लिखा था कि आयनिक क्रिस्टल्स में स्कॉटकी फ्रैंकल एंड अदर्स एंड फिर आई वाज आपने अदर्स में सर्चिंग ऑन द impurities नेट मान आल्सो लिया तो था फिर आ रहा था। हाँ इट्स ओके नहीं इट्स ओके मतलब मैं एक लॉजिक लगा देखो रही थी तो मुझे लगा एक हाँ आध सही क्वेश्चन लग रहा गलत है। देखो पर एक आध क्वेश्चन तो आपको गलत करना भी चाहिए ना अगर सब लोग अगर पूरा नंबर लेके आएंगे तो मैं ग्रेडिंग कैसे करूंगा आप अच्छा किया था आप गलत किया था हाँ यस आई एम सर। हैप्पी फॉर दैट ओके एनी सर। अदर डाउट्स सर एक डाउट है नो सर थैंक यू। नो प्रॉब्लम सर जो HCP का स्ट्रक्चर है उसमें जहाँ पे स्लाइड्स में आपने वॉइड्स का डिस्कशन किया था हाँ हाँ तो उसमें आपने ये बोला था ना कि मतलब जैसे वो तो हमारा फिक्स ही रहता है HCP में कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम्स एंड ऑक्टाहेड्रल उतनी होती है जितने एटम्स हैं और फिर करेक्ट जो आपने पोजीशंस लिखी थी HCP में तो 4 हाँ हाँ आपने टेट्राहेड्रल की लिखी थी और 2 ऑक्टाहेड्रल की लिखी थी बट अच्छा वो आपने उसके लिए लिखी है ना मतलब जो छोटी 1/3 यूनिट सेल है या फिर पूरे के लिए मतलब मेरे को याद नहीं है यार आई थिंक आई माइट हैव रिटन इट फॉर द वहां पे probably I might have written it for only 1/3 of it. I actually don't remember on top of my head. तो उसमें मतलब मेरे को बस कंफर्म ये करना था कि वो जो सारी वॉइड्स हैं उसमें से सारी फुल्ली कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी ना उस यूनिट सेल को लाइक शेयर्ड होंगे ना वो नहीं नहीं उसको फुल्ली कंट्रीब्यूट नहीं करेगी आई थिंक हाँ, इट्स से उसमें टोटली और अगर भी
उसमें और भी पोजीशंस आनी चाहिए वॉइड्स की जो कि करेक्ट सारी पार्शियली कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करके टोटल मिला के फिर वो 1 और 2 कंट्रीब्यूट कर देंगे। करेक्ट, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू, मतलब वो सारे नहीं थे वहां पे मेंशन, बस यही कंफर्म करेक्ट। कर। हाँ हाँ, सारे नहीं थे उसमें, बस एक लॉजिकल वाला, आई थिंक सम स्पेसिफिक एग्जांपल्स उसमें लिख दिया हूँ बिल्कुल मैंने। स्ट्रेट फॉरवर्ड से थे, एक दो वो बस लिखे हुए थे। हाँ बस, बिकॉज कुछ कुछ वर्ड्स तो विजुअलाइज करना भी काफी मुश्किल है, हाँ वो टू थोड़ा बी जो मोर एक दो प्रिसाइज। यूनिट सेल के बाहर से आ रही थी करेक्ट, वर्ड्स, वो थोड़ी टफ थी विजुअलाइज करना। या ठीक है। ठीक है, ओके। एनी अदर क्वेश्चंस? सर माइनर में न्यूमेरिकल ज्यादा आएंगे या थ्योरी आएगी ज्यादा? नहीं नहीं, न्यूमेरिकल्स आएंगे भाई, अच्छे से कैलकुलेटर वगैरह लेके आना, काफी अच्छा टाइम लगेगा आपको कैलकुलेट करने के लिए, और थोड़ा बहुत अच्छा मैथ भी आना चाहिए आपको ये करने के लिए, बिकॉज वी ऑल पीपल आर इंजीनियर्स, सो आई इन इन मैं तो सारे ये बिलीव करूंगा कि योर मैथ स्किल्स आर गुड। न्यूमेरिकल्स आएगा, एंड देन प्लीज ब्रिंग ए कैलकुलेटर। एक आध छोटे छोटे ऐसे सवाल पूछ लेंगे, उसको क्या बोलते कि सम काइंड ऑफ ए थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, मतलब कुछ एक्सप्लेनेशन टाइप क्वेश्चंस एक दो पूछ लेंगे, तो जो बट आई प्रेफर थियोरेटिकल न्यूमेरिकल। वो लाइक ऐसे मेमोरी बेस्ड ज्यादा होंगे या फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे, मतलब कि नहीं नहीं, रट्टा कॉन्सेप्ट बेस्ड ही ज्यादा होंगे यार, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इट्स सिंपल, सिंपल लॉजिक लगा के आपको अप्लाई मतलब करना ऐसे टाइप पड़ेगा। भी तो नहीं आएंगे जैसे वो आपने आयरन मैन का पूछ लिया था और वो टाइटैनिक हाँ, का पूछ लिया? वो तो मजाक से पूछ लिया था एक आध क्वेश्चन, बट वैसे टाइप क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, डोंट वरी। ठीक ठीक है। हाँ, वो क्यों तूने नहीं लिखा क्या आयरन मैन का? नहीं नहीं, वो तो मैं क्विज देख के गया था, वो तो कर ही हाँ, लिया तुम था क्विज बट देख के गए थे, और किसी ने तो मीम भी बनाए थे, तो ऑब्वियसली वो तो तुम लोग को पता होना चाहिए। बैड एसियम नहीं डाला ना आपने। इट्स ओके। सर हाँ बताइए। सर वो एक क्वेश्चन था जिसमें वो पूछा था कौन सा पैटर्न क्लोज पैकिंग बनेगा जिसमें एबीसी मतलब कुछ मतलब वो कैसे करते हैं, कैसा पैटर्न बनाएगा क्लोज पैक। हाँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कौन सा क्वेश्चन है ये, तो एक बार बताओ मुझे, दोबारा समझाओ। मल्टीपल चॉइस टाइप में था, मतलब एक तो ए बी हाँ था हाँ 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 हाँ, ये अरे वो काफी सिंपल है। उसमें उसमें आंसर क्या है वैसे? ऑल ऑफ आपने द क्या लिखा था? फोर सारी चॉइसेस थे। सारे चारों आपने लिख दिया ना? हाँ तो आपने शायद लास्ट टाइम देखा होगा, बट टिपिकली द आंसर ऑफ कोर्स ऑल फोर इज करेक्ट, बट द थिंग इज दैट व्हाट यू नीड टू सी इज दैट देयर शुड नॉट बी रिपीटिशन ऑफ टू लेयर्स। फॉर एग्जांपल, ए के बाद अगर ए रिपीट हुआ था, इट्स नो मोर ए क्लोज पैकिंग सिस्टम। एनी टाइप ऑफ पैटर्न ए बी सी, whenever it follows there is no repetition of two layers adjacent to each other, it is always a closed packing system. This is what we have explained in the class, but only two things which we know in reality is that AB, 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 ABC, ABC, ABC type of stacking which we see in the reality. But agar logically आप देखेंगे, there is a good possibility that you can form multiple type of layers with still close packing system. ओके ठीक है, I think someone has asked this question. Let me just see this. Derivations like void ratios and all, नहीं, आप void ratios वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन में नहीं पूछूंगा। सर, FCC phase diagonals has how many atoms? FCC phase diagonal, हाँ कितना एटम्स है बताइए कोई? 2 हो गए। हाँ 2 है, काफी सिंपल है, बिकॉज 1 अकॉर्डिंग टू मी। तो चलो मेरे बताओ हिसाब आदि। से भी 1 ही होना चाहिए। हाँ आदि, तुम बताओ क्यों 1 क्यों है आपके हिसाब से? 1/4 प्लस हाफ कैसे हो गया भाई? मतलब वो फेस डायगोनल अगर देखेंगे तो ऊपर नीचे दोनों के फेस डायगोनल पे वो कॉमन है ना एलिमेंट, और लाइक नहीं भाई, बाहर। नहीं, सी इट्स ऑल अबाउट द प्रोजेक्शन, एज आई सेड यस्टरडे, बहुत क्लियरली मैंने आपको समझाया था। whenever you have a line, that means that a diagonal or any kind of a line, always the corner atoms or the, see, the funda is very simple, it can maximum, it can share half of an atom or one of an atom, there is no other options for a line which is in 1D। तो कॉर्नर्स का हाफ हाफ हो गया था, एंड एक एटम एग्जैक्टली उसका ऊपर बैठा है, तो वो 1 है, तो 1 प्लस 1 2 हो गया था। 1/4 is only possible if you are looking from the 2D perspective. Let's say that if I am asking on a face of FCC, तब आप बोल सकते हो कि सारे कॉर्नर एटम्स इज गोइंग टू ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ इट, तो स्टिल यू हैव 4 एटम्स, 1/4 into 4 है, तो इट विल गिव अराउंड, उसको क्या बोलते हैं कि 1 plus 1 more atom on the top, so 2 atoms again। ठीक है, कल तो इसका तो बहुत डिस्कशन किए थे हम लोग ने,
लाइन का क्यों मतलब एग्जैक्टली मतलब द ओनली टू पॉसिबिलिटीज व्हिच इट हैज इज लाइक हाफ एंड 1/4 का तो ऑप्शन है ही नहीं है। ठीक है, ओके। सर साइज वैल्यू सारे वर्ड्स की याद करनी है? फिर से बताइए। साइज वैल्यू वर्ड्स की और पोजीशन वर्ड्स की? नहीं नहीं, पोजिशंस और साइजेस आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये याद रखना होगा कि फॉर एग्जांपल लार्जेस्ट एटम कौन सा फिट हो सकता है। सो दोस टाइप ऑफ थिंग्स आई थिंक यू नीड टू रिमेम्बर। ओके सर। मतलब बेसिकली वॉइड साइज विद रेस्पेक्ट टू, वो क्या बोलते हैं, विद रेस्पेक्ट टू क्रिस्टल यू शुड नो। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कितना साइज होगा विद रेस्पेक्ट टू क्रिस्टल, टेट्राहेड्रल वॉइड का कितना साइज होगा विद रेस्पेक्ट टू क्रिस्टल, वॉल्यूम में अगर ऑक्यूपाई करना है तो कैसे ऑक्यूपाई करेगा। So these type of logical questions we'll ask. No need to memorize anything. सर बताइए। सर इसके डेरिवेशन भी याद रखने पड़ेंगे क्या, जो साइज ऑफ लार्जेस्ट एटम नहीं, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है। इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला दैट इज गुड इनफ। बस डेरिवेशन इज वेरी सिंपल, यू कैन डू दैट इफ यू वांट, बट आपको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं। इफ इवन दो इफ आई आस्क सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इट विल बी देयर इज नथिंग लाइक डेरिवेशंस, मतलब स्पेशली फॉर वॉइड्स का तो मैं डेरिवेशन नहीं पूछूंगा, सो डोंट वरी। ओके ठीक है, और कोई क्वेश्चंस? सर एक डाउट था सर, बताइए। वो ये बीसीसी में जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है उसको आपने स्लाइड्स में लिख रखा है लीनियर वॉइड बोलते हैं, ऐसा क्यों है? वो थोड़ा डिस्टॉर्टेड होता है। डिस्टॉर्टेड वॉइड्स बोल रहे हो ना, हाँ बिकॉज हाँ उसका हाँ, दो अलग अलग टाइप का वॉइड आप बना सकते हो, दोनों को साइज अलग अलग है, तो इसलिए हम लोग मतलब उसको डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। वॉइड्स के भी बीसीसी में अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग साइज है। हाँ, अलग अलग साइजेस है, दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ बीसी, बिकॉज इट्स नॉट ए क्लोज पैकिंग सिस्टम नहीं है ना, तो इसलिए। हाँ whereas for अच्छा, FCC and HCP all the voids are of same size, हाँ वो BCC तो में थोड़ा सा रेगुलर अलग है। वॉइड है हाँ। हाँ, रेगुलर voids है। और सर यही रीजन होता है कि वो कार्बन आयरन के बीसीसी स्ट्रक्चर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में बैठता है ना कि टेट्राहेड्रल में, जबकि मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड्स बड़ी होती है, मतलब इसीलिए कि ऑक्टाहेड्रल छोटी होती है टेट्राहेड्रल से। हाँ, एक्चुअली दैट इज ट्रू। एक रीजन वो है, एंड देन देयर आर अदर रीजंस आल्सो जो हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फेज ट्रांसफॉर्मेशन जो हो सकता है, अच्छा तो उसका भी हम लोग स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे कि कार्बन उधर ही जाके क्यों बैठेगा करके। एंड देन देयर इज ए ट्रांसफॉर्मेशन आल्सो व्हिच कैन हैपन व्हिच इज कॉल्ड एज मार्टिन-सिटिक ट्रांसफॉर्मेशन, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है कि योर क्यूबिक स्ट्रक्चर विल नाउ चेंज इनटू समथिंग कॉल्ड एज ए टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, तो अच्छा that transformation also we'll see क्यों होता है करके। that is also with respect to carbon atom only, और कार्बन सर की जो वजह आपने से ही होता है। और बताइए। जो आप कल क्वेश्चन पूछा था MgSi 2% वाला, तो उसमें वो हाँ सब्स्टिट्यूशनल होगा ना? हाँ, वो सब्स्टिट्यूशनल होगा, 2% तो सब्स्टिट्यूशनली Size, होता है। मतलब दैट्स अ सब्स्टिट्यूशनल वन। परसेंट की वजह से होगा या फिर मैंने तो साइज से सोचा था कि SI और साइज से ही Mg सोचना चाहिए आपको, बिकॉज what is happening in this case is that magnesium and silicon will straight away replace the amount of magnesium atoms, that's true। अगर if I give the same thing, let's say that Mg and 2% of carbon, or for example iron 2% of carbon, then carbon will go and sit in the interstitial positions rather than इंटरस्टिशियल हो जाएगा। correct, because carbon छोटा है, so it is possible it will occupy the interstitial positions। silicon बड़ा है, so it will straight away go into the substitutional part। ठीक है। और सर जो कोरेंडम का स्ट्रक्चर होता है उसमें मेटल एटम्स होते हैं 2/3 ऑक्टाहेड्रल साइट्स को ऑक्यूपाई करते हैं ना, हाँ, उसमें वो 2/3 रैंडम होता है या फिर लाइक कुछ डिफाइंड वे में होते हैं? नहीं, कुछ डिफाइंड वे में ही होता है, रैंडम नहीं होगा, एक अच्छा, बार देखना मतलब पड़ेगा। हाँ रीजंस की वजह से, हाँ, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली से मोटिव सिमेट डिफाइन करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे इट नीड्स टू फॉलो द सिमेट्री, राइट, सिमेट्री ब्रेक नहीं होना चाहिए। सिमेट्री भी और प्लस मोटिव तो बनना चाहिए ना शायद, या मोटिव फिर भी तो मतलब बनना चाहिए, एग्जैक्टली अगर मोटिव नहीं बनेगा तो फिर तो सिमेट्री का तो बात ही नहीं है एट द एंड ऑफ द हाँ डे। वी नीड टू लुक एट द टोटल क्रिस्टल सिमेट्री, सिर्फ लैटिस और सर सिमेट्री से कुछ नहीं होगा। सो क्रिस्टल सिमेट्री इज हायर देन द लैटिस सिमेट्री। ठीक है। और सर एंटी फ्लोराइड और स्पाइनल स्ट्रक्चर्स तो नहीं आ रहे ना? याद कर लो यार, बट मैं जनरली वो स्ट्रक्चर्स तो नहीं पूछूंगा, आई विल मतलब नॉट आस्क एनी स्पाइनल काइंड ऑफ। आपने पढ़ाया भी नहीं था? हाँ, मैंने पढ़ाया नहीं था, फिर आई विल नॉट आस्क, डोंट वरी, बिकॉज दैट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। इट्स मोर मेनली लाइक एन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछूंगा, एंड हम्म देन विल एंश्योर दैट कि थोड़ा सा आप
मतलब कितना अच्छे से लैब सेशंस किए थे उसको ऊपर डिपेंड करता है, एंड देन कितना अच्छे से प्रैक्टिस किए थे, सो दोज ऑल थिंग्स विल मैटर। एंड अच्छा खासा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछेंगे, so that now we will clearly see the disparity between the students, कितना लोग ने पढ़ के आए थे, कितना लोग ने पढ़ के नहीं आए थे करके। Okay. ठीक। But I think you are good because you people have done, at least you have seen the previous papers and then you have practiced it, right? So now you know something like उसको क्या बोलते हैं कि हाँ न्यूमेरिकल फ्रॉम बुक टाइप्स, हाँ आएगा, न्यूमेरिकल्स फ्रॉम बुक्स तो आना चाहिए, सेम है। यू प्लीज प्रैक्टिस दैट, दोज आर रियली गुड क्वेश्चंस। जो जो न्यूमेरिकल्स टेक्स्ट बुक के पीछे है ना, दोज आर रियली गुड क्वेश्चन, सो आई थिंक यू शुड प्रैक्टिस दैट। उसी टाइप से क्वेश्चंस आएगा, उसी टाइप का क्वेश्चंस आएगा। ठीक है सर, कैन यू प्रोवाइड माइनर क्वेश्चन पेपर? हाँ नहीं नहीं देंगे, नहीं दूंगा, जाओ आप। जैसे क्विज का पकड़ा था माइनर, तो मैंने एक्चुअली लास्ट टाइम भी नहीं दिया था, किसी के पास नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। सो लेट मी गिव यू वन हिंट, जो भी माइनर क्वेश्चन लास्ट टाइम मैंने दिया था ना, इट इज मोर और लेस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस ओनली, पीछे वाला क्वेश्चन से है। बट उसमें क्या होता है कि टिपिकली व्हाट वी ट्राई टू डू इज दैट वी ट्राई टू combine 2-3 numerical questions and then stack it together and try to give a big question. तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी टाइप का फॉलो अप क्वेश्चंस होगा, और कुछ नहीं है उसके अलावा। ठीक है, सब्जेक्टिव वंस है, यस, ऑल ऑफ देम आर सब्जेक्टिव। तो मोस्ट प्रोबब्ली विल गिव लाइक 4 questions, each question will be 15 marks, तो टोटल 60 marks का क्वेश्चन पेपर है, एंड देन द मैक्सिमम यू कैन स्कोर इज 50 marks, तो 10 marks आप बोनस मान के जाइए। इफ समवन गेट्स लाइक 55 marks out of 60, फिर से बताइए, एक बार रिपीट कर दो, अभी आप क्या कह रहे थे, मैक्सिमम मार्क्स क्या? so we will set like 4 questions, so 4 into 15 marks, total 60 marks. ठीक है, 60 marks will be the paper and the maximum you can score is 50 marks. 10 mark का बोनस क्वेश्चन है, मतलब दो बोनस मान के जाइए। You can attempt all the questions whatever you want, or you can attempt only 50 marks, which is fine, and the maximum you can score is 50 marks. For example, if someone has scored like 55, let's say, out of 60, then we will only give him 50 marks because that is the maximum you can score. But वो नहीं होगा, don't worry, थोड़ा सा तो लेवल तो मतलब रखना चाहिए, so we'll keep that. But I'll not say that it will be that hard also. It will be basically application based है, जितना आपने क्लास में देखा था, सुना था, and then whatever the class notes वगैरह आपने जो बनाया था, and आपके पास slides है, and then already you have the textbook for the to practice. So please practice all those questions, and I think it should be straight, smooth हो जाएगा एग्जाम। थोड़ा सा बैठ के ठंडा दिमाग से आपको सोचना पड़ेगा, that's the only thing. Okay. सो माइनर में स्ट्रक्चर्स की ड्राइंग भी आ सकती है क्या? नहीं पूछूंगा, वैसे टाइप नहीं पूछूंगा, because I myself is very bad at drawing, so don't worry, I'll not ask such type of questions. अगर मैं पूछूंगा भी तो बहुत सिंपल टाइप से स्ट्रक्चर्स, सिंपल टाइप स्ट्रक्चर्स नहीं पूछूंगा, समथिंग लाइक लॉजिकल है लास्ट, ओके, नो नीड टू मेमोराइज एनी काइंड ऑफ ह्यूज स्ट्रक्चर्स, समथिंग लॉजिकल है लास्ट, and for that of course the structure can be, I can be considerate regarding the grading of that one. सर और सही माइनर में आप यूसेस तो नहीं याद करने, फिर से बताइए, माइनर में यूज वगैरह के यूसेस तो नहीं याद करने? यूजेस, हाँ यूजेस यार समथिंग लाइक, अगर पॉलीमर्स का अगर आप देखेंगे सेक्शन, देयर आई थिंक यू नीड टू रिमेंबर सम ऑफ द स्टफ। फॉर एग्जांपल रबर एबोनाइट के बीच में डिफरेंसेस क्या है, उसमें प्रॉपर्टीज के डिफरेंसेस क्या है, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा वो चीज। नहीं सर, वो तो ठीक है, मैं उनके पूछ रहा था, जैसे इतने सारे पॉलीमर्स के एग्जांपल दिए हुए थे और उनके नहीं यूजेस दिए हुए थे, वो नहीं सब नहीं, पॉलीमर का वो वैसे नहीं पूछूंगा, डोंट वरी, आई विल नॉट आस्क लाइक कि एकदम लॉट से मैं पूछूंगा कि पीवीसी का यूज क्या है, हाँ पॉलीविनाइल क्लोराइड का यूज क्या है, फॉर एग्जांपल ग्लास है, पायरेक्स का ग्लास में आपका कॉम्पोजिशन क्या है, दोस्त रट्टू वाला टाइप सवाल नहीं पूछूंगा, बट ये डोंट सब वरी। पूछ सकते हैं कि पायरेक्स और जो वो दूसरा वो उसका जो डिफरेंस क्या है वो मैं पूछ सकता हूँ, बिकॉज दैट डिफरेंस यू शुड नो। फॉर एग्जांपल जैसे और मेरे ख्याल से शायद टीए ने बेचारा कवर किया होगा, ऑल एवरीथिंग लाइक सैंड, जो आपका घड़ी है, वॉच है, and even the glass whatever using, everything is made out of silicon oxide only, right? But the difference is that you are adding the network modifiers to some of them, like sodium oxide add कर सकते हो, calcium oxide add कर सकते हो, so that one will change the properties of the glass. उसकी वजह से आपको चेंज हो जाता है कि for what application you are using.
For sometimes it might become transparent, sometimes it may not become transparent, sometimes the mechanical properties might change. तो उस टाइप का पूछूंगा, मतलब इट्स बेसिकली लॉजिकल टाइप है, ऐसा नहीं है कि आपको याद करना चाहिए करके। अगर आप याद भी करेंगे तब भी इट विल बी लाइक एन एप्लीकेशन बेस्ड है, विल स्पेसिफिकली आस्क कि क्यों है करके, रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस होगा तो वो भी बहुत कम ही होगा। मैं ज्यादा से ज्यादा मतलब उतना ज्यादा रट्टू टाइप क्वेश्चन पूछना नहीं चाहता हूँ। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट प्लीज प्रिपेयर द न्यूमेरिकल्स वेल, कैलकुलेटर लेके आइए आप। एंड अगर जैसे किसी ने मेरे से पूछा था कि डायग्राम्स कुछ पूछूंगा, तो डायग्राम्स आर नॉट आस्क लाइक टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स वगैरह, वो नहीं है, बिकॉज द पर्पस ऑफ दिस कोर्स इज टू नॉट मेमोराइज द स्टफ। जितना है इट्स मेनली लाइक एन एप्लीकेशन बेस्ड है, बट सर एक मतलब आपको ये मेमोराइज तो याद करना पड़ेगा। करना पड़ेगा हाँ, परसेंटेज एक अच्छा O2 किस में ज्यादा है या नेटवर्क मॉडिफायर किस में ज्यादा है, बस ये सब बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ज्यादा रेशियो किस में है, ऐसा करना है। फिर से बताइए, नेटवर्क मॉडिफायर्स का आप कुछ बोल रहा था? मैं बोल रहा था सर कि हमें ये सब याद करना पड़ेगा कि परसेंटेज SiO2 किस में ज्यादा है नहीं नहीं, या जरूरत नहीं परसेंटेज है, नेटवर्क जरूरत नहीं है, मॉडिफायर किस नो में नीड, ज्यादा नो है। नीड, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, नो नीड, नो नीड टू रिमेंबर ऑल दैट स्टफ। आपको परसेंटेजेस कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं। सर परसेंटेजेस नहीं, मतलब कि किस में ज्यादा है किस में कम है ये सब। नहीं, वो भी जरूरत नहीं है, उसका भी जरूरत नहीं। बट ओके सर। आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आपको वो याद करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई पूछ सकता है कि ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा, घटेगा तो कैसे घटेगा, तो उस टाइप का मतलब आपको वो तो लॉजिकली आपको सोचना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, अगर मैं कुछ टिपिकली नॉट आस्क एनी काइंड ऑफ डेरिवेशंस, बट आपका मैथ अच्छा होना चाहिए। जैसे मैं बोल रहा था, बेसिक मैथ तो आपको आता ही है वैसे, सो एनीवे व्हेन यू अप्लाई इट आई थिंक इट शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप तो उसको कर ही सकते हो, नॉट दैट डिफिकल्ट। बिकॉज द रीजन व्हाई वी गिव न्यूमेरिकल्स, आप बताइए कोई किसी को कुछ आइडिया है न्यूमेरिकल्स क्यों देते हैं एग्जाम में, स्पेशली फॉर दिस टाइप ऑफ लार्ज कोर्सेज में न्यूमेरिकल्स क्यों प्रेफर करता हूँ? मेरा सर दर्द सबसे कम हो जाता है, अगर आंसर गलत है ना तो सीधे 0 दे सकता हूँ, वो एक अच्छी बात है। बीच में स्टेप मार्किंग का थोड़ा बहुत नंबर दे देंगे, बाकी सब तो अगर आंसर गलत होगा तो अच्छा खासा नंबर कर, बिकॉज ऑलवेज द रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ऑलवेज सब्जेक्टिव है, पर्सपेक्टिव बेस्ड होता है ना। जैसे अभी किसी ने बोल रहा था कि आई फील लाइक 1/4 होगा, बट उसको मैं लॉजिक अप्लाई करके बता सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ किसका IQ? इंस्ट्रक्टर का IQ बढ़ाने के लिए। नो दैट्स ट्रू, इट्स नॉट अबाउट IQ, इट्स एक्चुअली कन्वीनियंस बोल सकते हो आप, स्पेशली इंस्ट्रक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, वो कन्वीनियंस है। जब मैं बीटेक पढ़ता था, वन ऑफ माई हमेशा वो लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछते थे। द रीजन फॉर दैट वन इज दैट इधर फुल नहीं तो नील नंबर देने का सबसे आसान रहता है, चेकिंग करना थोड़ा आसान रहता है, नंबर बेस्ड हमेशा इजी रहता है पर्सपेक्टिव। अगर किसी ने थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल मिस्टेक किया था, इट विल बी इजी टू आइडेंटिफाई, so that's the only reason. But nevertheless we'll ensure that it will be a balanced question paper. It's not like कि पूरा आप कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। Mainly please go through कंटेंट इज काफी डिफाइंड है, एंड यू ऑलरेडी प्रैक्टिस फॉर द क्विज है, सेम चीज है, दोबारा आपको रिपीट करना होगा, बट एट लिटिल बिट लार्जर स्केल, बिकॉज इट विल बी मोर और लेस लाइक ए फॉलो अप क्वेश्चन से, एक का ऊपर मतलब क्वेश्चन है, ऊपर वाला सॉल्व करेगा तो नीचे वाला है। बट ऑल्सो विल एंश्योर दैट देर विल बी लाइक, इफ सपोज इट्स ए सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल क्वेश्चन, विल ऑल्सो ट्राई टू एंश्योर दैट कि the first part is not completely dependent on the second part. You can solve second part independently of the first part. Something like that also we'll try to do. देखते हैं कि उस टाइप का क्वेश्चन पेपर सेट करूंगा, दैट्स ऑन मी, कोशिश करता हूँ। ठीक है, ओके, सो इफ वी आर डन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। सो व्हेन आर योर एग्जाम्स, टुमारो और डे आफ्टर टुमारो? tomorrow. अच्छा, टुमारो कल से है, चलो फिर No, sir. ऑल द बेस्ट। 21. अच्छा 21, सो यू हैव वन मोर डे, सो ऑल द बेस्ट। 25th को मिलेंगे, एंड देन आई थिंक ऑलरेडी द शेड्यूल इज आउट, राइट? कितना बजे एग्जाम है हमारा, Hmm. 8 किसी to को 10 पता है? अच्छा 8 to 10 है ना, ठीक है, नो वरीज। तो 8 to 10 है, सो प्लीज लेट योर फ्रेंड्स ऑल्सो नो दैट, ट्राई टू ब्रिंग द कैलकुलेटर्स वगैरह है, एंड आई थिंक इट शुड गो स्मूथ, नॉट ए बिग डील। लेट्स सी हाउ इट विल गो। अभी भी सिर्फ पहले मिड टर्म है ना,
Still we have like one more quiz and one more end term, so we'll see. Okay, सर एक चीज बता दो, आप उस पे भी बताइए। न्यूमेरिकल्स पूछोगे क्या, जो वो इलास्टिसिटी में जो फॉर्मूला है फोर्स, मतलब वो रबर इलास्टिक स्टेट इक्वेशन वगैरह और वो सब जो है? अगर मैं इलास्टिक स्टेट वगैरह अगर मैं पूछूंगा, आई विल स्ट्रेट अवे गिव द फॉर्मूला, डोंट वरी, आई विल नॉट आस्क यू टू मेमोराइज दैट स्टफ। अगर उसका ऊपर क्वेश्चन मैं पूछूंगा तो वो फॉर्मूला मैं दे दूंगा, ठीक है, अच्छा, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू, वो मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, दैट इज व्हाट आई मीन टू से। और सर सेम वो डिफेक्ट्स में जैसे वो डेरिवेशन करी थी हमने पूरी की, नहीं, वो अगर डेरिवेशन नहीं पूछूंगा, डोंट वरी, बट आपको वैकेंसी, तो वो मालूम होना चाहिए कि डेरिवेशन का मतलब आउटपुट क्या है करके, वो पता होना चाहिए आपको। हाँ हाँ, बट जो क्लास में थर्मो जो डिस्कस किया था उसमें से कुछ सवाल मैं पूछ सकता हूँ, तो जैसे मेनली लेजेंडरी। आपने यही सब तो करी थी डिस्कस? नहीं, इसके अलावा भी हम लोग स्टार्टिंग में किया था, जैसे लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह किया था, इंटरनल एनर्जी से लेके गिब्स एनर्जी तक कैसे पहुंचेंगे, तो वो सब आपको आना चाहिए। और उसका डेरिवेशन नहीं है, इट्स बेसिकली लाइक ए लॉजिकल और मोर लाइक एन अप्लाइड क्वेश्चन है। बट जो भी बड़ा बड़ा फॉर्मूला होता है ना, आई विल गिव दैट फॉर्मूला। बट फॉर एग्जांपल एक्सआरडी के एक्सटिंक्शन रूल्स है, दैट वन यू शुड रिमेंबर, वो तो मैं नहीं दूंगा एग्जाम में। मैं ये नहीं बोलूंगा कि क्यूबिक का मतलब सारे एचकेएल आएगा, फिर एफसीसी का तो इवन ऑड जो भी हो, सो दोस थिंग्स आई थिंक यू शुड नो ऑन टॉप ऑफ योर हेड, बिकॉज 4 ही एक्सटिंक्शन रूल है ना, यू शुड इजीली रिमेंबर दैट। बट एज यू सेड फॉर द पॉलीमर पार्ट, अगर फोर्स का मैं कुछ पूछूंगा, if that's the question, I'll straight away I will give that formula to you so that you can apply that. ठीक है, ओके सर। ओके, चलो चलो, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और अगर कोई और क्वेश्चन होगा तो फील फ्री टू सेंड मी एन ईमेल, आई एम हैप्पी टू आंसर ऑन ईमेल, ठीक है, ओके, चलो, सी यू देन, थैंक यू। बाय बाय, थैंक यू ऑल, बाय।